कौन सा हिंदू राष्ट्र? क्या करेंगे आप हिंदू राष्ट्र में? दलित अगर घोड़े पे चढ़ जाएगा शादी में तो उसकी आप चमड़ी उधेड़ देंगे, यही आपका हिंदुत्व है? तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। नरसिम्हानंद यति नाम के जो एक प्राणी है, जो कहने के लिए तो आदमी है लेकिन वो जहरीला इंसान है। वो जहर बोता है, नफरत का जहर फैलाता है। तो जब उसको अदालत ने, जिस अदालत ने जमानत दी थी, उस अदालत को बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इसी काम के लिए जमानत दी गई थी कि जा करके वो हरिद्वार के बाद बुराड़ी में नफरत का जहर फैलाएगा। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जहां से जिस तरीके से बलिया में 3 पत्रकारों को पेपर लीक मामले में अरेस्ट किया गया और उन्हें हरास किया जा रहा है, उसी तरह हमने दिल्ली के बुराड़ी में भी 5 पत्रकारों के साथ कुछ ऐसी ही घटना देखी, जहां वो हिंदू महापंचायत को जब कवर करने पहुंचे तो वहाँ उन्हें मारा पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। तो इन सब मसलों को लेकर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड लिया और यहाँ से उन आवाज़ों को उठाने की कोशिश की। इस वक्त मेरे साथ जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, आपने जिन मुद्दों पर बात की, आपने यति नरसिंहानंद सरस्वती के बारे में कहा कि वो जिस तरीके से उन्हें खुला छोड़ा गया है, जहर फैला रहे हैं वो। आज कालीचरण को भी बेल मिली और बेल मिलने के बाद तुरंत उन्होंने पहले तो उनका एक नेता की तरह स्वागत किया गया, हीरो की तरह, और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है गांधी के बारे में उन्होंने जो कुछ भी बोला था। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो नफरत के आधार पे सांप्रदायिक विभाजन हो, समाज को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान एक एजेंडा रहा इन लोगों का, कि सुनियोजित साजिश के तहत, मतलब ये सब छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी कहीं एक और से जुड़ी होती है और टेस्ट केस के रूप में बीच बीच में इसको उछालते रहते हैं। कभी कि वो हलाल खाइएगा, झटका खाइएगा, या नवरात्र में मीट की दुकानें बंद होंगी, या नवरात्र के दौरान क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। मतलब आने वाले दिनों का एक तरह से संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अब जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें कैसे रहना होगा, किस तरह से। मतलब आप अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। मतलब ये जो करने की कोशिश की जा रही है, असहमति का मतलब राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह। अगर आप हमारी बातों से असहमत हैं तो आप क्लियर कट देशद्रोही हैं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश पे जिस ढंग से नकल का साम्राज्य बना हुआ है और संगठित तौर पे, सुनियोजित तौर पे, संगठित तौर पे, हम तो उसी इलाके से आते हैं, मऊ जिले में हमारा, मधुबन में हमारा घर है, हम जानते हैं, पहले से कई वर्षों से चल रहा है ये। बाकायदे जैसे मैंने सभा में भी कहा, दूर दूर के राज्यों से, जम्मू कश्मीर से बच्चे आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, और वहाँ आकर के बलिया और देवरिया के ज़िलों में, जो गाजीपुर के ज़िलों में, वो एडमिशन लेंगे, किसी पता कर लेंगे कि किस विद्यालय में एडमिशन लेने से उसका सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वो लोग एडमिशन लेते हैं और ठेका होता है कि आपको 75% नंबर चाहिए कि 80% चाहिए कि 90% चाहिए, उसके हिसाब से उनके रेट फिक्स हो जाते हैं और नकल कराई जाती है। अब जो बलिया के 3 पत्रकार, मतलब जो हम तो आज की तारीख में कहेंगे कि बहादुर पत्रकार, जिन्होंने इसको एक्सपोज किया, जो पर्चा लीक हुआ, उसको छापा, फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, साल पे क्वेश्चन भी बिकता है, तो उसको एक्सपोज करने के बाद अब जिला मजिस्ट्रेट बुला करके अगर उनसे कहता है कि भाई आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं है, तो वो अपना व्हाट्सएप से भेज देता है मैसेज कि भाई ये, अब उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है, गिरफ्तार करके बलिया से आजमगढ़, बलिया से 100 किलोमीटर लगभग दूर होगा आजमगढ़, वहाँ की जेल में उन तीनों को रखा जा रहा है और उनसे कहा जा कि आप अपना सोर्स बताइए कि आपको ये पेपर मिला कहाँ से। तो अब सवाल है कि जर्नलिस्ट क्यों सोर्स बताएगा, हम तो नहीं बता सकते हैं किसी कीमत पर भी। हम खुद इस बात के हम गवाह हैं कि हम जब पटना में थे, रविवार और संडे मैगजीन के लिए काम करते थे, तो पटना हाई कोर्ट ने हमारे ऊपर कंटेम्प्ट किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, और उसमें कहा कि आपको सोर्स बताना पड़ेगा। हमने कहा मर जाएंगे, हम सोर्स नहीं बताएंगे। आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ कि नहीं, अब सवाल है कि अगर हम सोर्स बता देंगे तो हमको खबर कौन देगा? क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्रेडिबिलिटी नहीं, मतलब सीधी सी बात है ना, कोई खबर हमको देगा ही नहीं। कोई तो कल को अगर इस तरह का कोई कानून बन जाएगा, एक मिसाल बन जाएगी, तो कोई भी पुलिस वाला कहेगा कि साहब आपको कहाँ से खबर मिली बताइए। तो इसलिए सोर्स तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब उसकी सज़ा अभी तक वो 3 लड़के बच्चे हैं जेल में बंद हैं। पूरा विरोध हो रहा है आजमगढ़ में, मऊ में, गाजीपुर में, मिर्ज़ापुर, बनारस, हर जिलों में पत्रकार लामबंद होकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। सर, सुदर्शन की एक वीडियो का भी आपने जिक्र किया जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल है। उस वीडियो में जिस तरीके से हिंदी, इंग्लिश और फारसी तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था, जो चीज़ें उसमें डाली जाती हैं प्रोडक्ट्स में,
उसके बाद भी सिर्फ इस बात को विवाद में बनाना कि ये उर्दू में क्यों लिखा है व्रत पर, और इस पर एक प्रोपेगेंडा पूरी तरह से क्रिएट करना, इसे आप देखिए, सुदर्शन न्यूज़ को हम कोई न्यूज़ चैनल मानते नहीं हैं। वो सांप्रदायिकता भड़काने का एक भोंपू है। इस देश में सांप्रदायिक उन्माद कैसे बढ़ेगा, उस काम को बखूबी वो कर रहा है। उसका जो भी है, क्या नाम है, कोई राम नायक या चौहान के, सुरेश चौहान के जो है, तो वो मतलब यति नरसिम्हानंद किसी और रूप में होगा तो वो किसी और रूप में होगा। इनके अपना अलग अलग रूप हैं ये, तो उस रूप में काम करता है वो। उसका मकसद ही होता है खोज खाज करके और झूठी खबरें। कब ये इस तरह के चैनल चल रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। उस पर कोई जांच नहीं होती, कोई कहीं इंक्वायरी नहीं होती है। और क्या हो जाए भाई, आप किसी हल्दीराम की दुकान में जा करके या कहीं किसी रेस्टोरेंट में जा करके इस तरह का सवाल करोगे और उसकी इजाज़त दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि बुराड़ी की जो घटना है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। मतलब मामूली बात नहीं है कि हरिद्वार में उस आदमी ने सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम किया, उसकी गिरफ्तारी हुई, बाद में उसको जमानत दिया। तो अदालत ने क्या करके उसको जमानत दिया? क्या यह कह करके जमानत दिया कि तुम जा करके फिर बुढ़ारी में इसी तरह का सांप्रदायिक जहर फैलाओगे? ये तो कोर्ट अदालतों पे भी सबसे बड़ा सवाल है। के घेरे में तो अदालतें भी हैं, और जैसा कि मैंने कालीचरण का जिक्र किया, उन्हें भी कुछ टर्म्स पे छोड़ा गया है। 93 दिनों के बाद वो बाहर आए हैं, और उसके बाद भी सेम काम कर रहे हैं। हवाई जहाज से जा रहा है, हवाई जहाज से जा रहा है, इंदौर पहुंच रहा है, वहाँ जिस ढंग से उसका स्वागत कर रहा है, किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि मतलब देखिए, सीधी सी बात है कि इतने सालों के बाद गांधी के हत्यारों को जिस ढंग से महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है, गांधी को खारिज करने की कोशिश की जा रही है, उसी का अंग है ये। उसी का अंग कालीचरण है, उसी का अंग यति नरसिम्हानंद है, या इस तरह के जितने चेहरे हैं ये सारे वही लोग हैं। मतलब एक सुनियोजित ढंग से हो रहा है। वो जो लोग जो सोचते होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इस देश पर उनका दबदबा होगा और वो खुशी से रहेंगे, क्या उनकी गलतफहमी है? कौन रहेगा? ये तो भाई सवाल, हम तो यही सवाल करते हैं कि भाई तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में दलितों की स्थिति क्या होगी, पिछड़ी जातियों की स्थिति क्या होगी, महिलाओं की स्थिति क्या होगी? महिलाओं के साथ रेप होगा, बलात्कार होगा तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में, तुम्हारे लोग करेंगे। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उन्नाव के साथ बेटी के साथ, हिंदू थी ना, बुलंदशहर में हुआ। ये सारी जो घटनाएं हुई, तो कौन है ये? कौन सा हिंदू राष्ट्र? क्या करेंगे आप हिंदू राष्ट्र में? दलित अगर घोड़े पे चढ़ जाएगा शादी में तो उसकी आप चमड़ी उधेड़ देंगे, यही आपका हिंदुत्व है? तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। हम मरना पसंद करेंगे, हम आपकी जेलों में कैद होना पसंद करेंगे, लेकिन सोर्स नहीं बताएंगे, माफ कीजिएगा। उसी तरह से जिस तरह से बुराड़ी में हुआ है, सवाल तो उस अदालत को पूछना चाहिए था, दिल्ली की पुलिस से, जिस अदालत ने नरसिम्हानंद यति नाम के जो एक प्राणी है, जो कहने के लिए तो आदमी है लेकिन वो जहरीला इंसान है, वो जहर बोता है, नफरत का जहर फैलाता है। तो जब उसको अदालत ने, जिस अदालत ने जमानत दी थी, उस अदालत को बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इसी काम के लिए जमानत दी गई थी कि जाकर के वो हरिद्वार के बाद बुराड़ी में नफरत का जहर फैलाएगा? ये सवाल तो बनता है। और अगर वहां जाकर के कोई जर्नलिस्ट, नया हो पुराना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई जर्नलिस्ट जाकर के उसको कवर करता है और बताता है कि यहाँ पे तथाकथित धर्म संसद में, जिसको हम अधर्म संसद मानते हैं, इस अधर्म संसद में इस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं, तो उसको आप मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन ये हो रहा है। और जिस ढंग के, जैसे मैंने कहा कि ये आने वाले दिन कितने खतरनाक हैं, जगह जगह, जैसे हमारी एक पत्रकार मित्र भी बता रही थी कि सोनिया बिहार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जा करके सारे घरों में कह रहे हैं कि ऊपर झंडा लगाना पड़ेगा आपको, केसरिया झंडा, भगवा झंडा फहराना होगा जब तक नवरात्र रहेगा, और उनसे वो पैसे भी ले रहे हैं। हल्दीराम में कोई एक सुदर्शन न्यूज़ का कोई पहुंच गया, उसने वहां की लड़की से बदतमीजी की। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे हमारा सेकुलर फैब्रिक खतरे में पड़े। इनका जो एक मिशन था, उस मिशन पे काम कर रहे हैं लगातार, छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन उन घटनाओं का एकमात्र मकसद यह है कि इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के मुसलमानों, इस देश के ईसाइयों, इस देश के सिखों, आपको रहना होगा हिंदुस्तान में तो आपको दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा, आपको हमारे रहमो करम पे रहना होगा। लेकिन ये हमारी जो पत्रकारों की यहाँ भीड़ जमा हुई है, हम भी ये कहना चाहते हैं,
हमने गंगा और जमुना का पानी पिया। हम गंगा जमुना, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, इसको मिटने नहीं देंगे। आज ही ये घटना देखा, अभी मैं खोल करके देख रहा था। एक और दरिंदा था, कोई कालीचरण नाम का, जिसने गांधी को गाली दी थी। उसको जमानत मिल गई। रायपुर से अभी वो इंदौर जा रहा था, और इंदौर में जैसा उसका स्वागत हुआ, जैसे लग रहा था कि कोई बहुत वीर विजेता होकर के आ रहा। तो इस तरह की घटनाएं होगी साथियों, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन घटनाओं से आंख मूंद करके बैठे रहेंगे या रिएक्ट करेंगे। अब वो समय आ गया जब हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। जहां भी हमको स्पेस मिलता है, मीडिया में तो मिलने वाला है नहीं, मुख्यधारा की मीडिया में तो हमको जगह मिलेगी नहीं। आश्चर्य की बात है कि शुरू के दिनों में जब बलिया में घटना हुई तो उस अखबार ने उस पत्रकारों का साइड नहीं लिया, लेकिन बाद में जब हम लोगों का दबाव बढ़ा, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, मऊ में, बनारस में, मिर्जापुर में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो अमर उजाला और बाकी अखबारों को भी पत्रकार के साथ खड़ा होना पड़ा। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, अब समय आ गया है, चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। खुलकर के सामने आना होगा, इनके फासिस्ट इरादों के सामने खुलकर कहना होगा कि किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी सिख, किसी महिला पे अगर लाठी या गोली चलाते हो, उससे पहले हमारा सीना हाजिर है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये तैयारी करके रहनी पड़ेगी, नहीं तो अपने इरादों में कामयाब होते जाएंगे। आज चुपचाप बैठने की बात नहीं है, रिएक्ट करने की जरूरत है, चाहे जो भी फोरम मिल जाए। कभी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे साथियों। अभी और लोगों को अपनी बातें करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, मैं उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूं जिसका कोई चेयरमैन नहीं है। 21 नवंबर को, पिछले साल के 21 नवंबर को मिस्टर चंद्रमौली के प्रसाद रिटायर हुए। उसके बाद से अभी तक हमारी सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई चेयरमैन हो। फाइलें बड़ी होती जा रही हैं, कैसे जाके लंबित होते जा रहे हैं। लोग हमको रोज फोन करते हैं कि साहब यहाँ अत्याचार हो रहा। हमने कहा भाई हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा। जब हमारा चेयरमैन ही नहीं है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नॉन फंक्शनल हो गई है, तो ये इस सरकार के इरादों को जाहिर करता है। इसलिए कहता हूँ साथियों, संघर्ष ही सब कुछ है आज की तारीख में। अगर हमारी एकजुटता रहेगी, हमारी एकता रहेगी और रिएक्ट करने की हमारी क्षमता रहेगी, तो इनको झुकना पड़ेगा। मैं आप इस मंच के साथ कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि तत्काल तीनों पत्रकारों को रिहा करें। और दिल्ली की सरकार पहले तो अपनी पुलिस से पूछे कि ये जो राक्षस है, जो जहरीला इंसान है, जो हरिद्वार से लेकर के बुराई तक नफरत का जहर बेचता है, उसके खिलाफ एक्शन कब होगा। अगर वो अदालत से छूट के आया है, जमानत पे आया है, जाहिर है कि अदालत ने कोई शर्तें लगाई होंगी। अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये दिल्ली सरकार के सामने भी सवाल है, दिल्ली पुलिस के सामने भी सवाल है। और ज़्यादा नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।